38 ईयर्स पहले एक ऐसी जगह जिसका नाम पूरी दुनिया और वन पीस की हिस्ट्री से मिटा दिया गया, सबसे मिस्टीरियस और ब्लडीएस्ट वार थी गॉड वैली इंसिडेंट। ये वो दिन था जब सबसे बड़े पायरेट्स और मरीन्स एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ लड़े थे। रॉजर ने गार्प के साथ मिलकर रॉक्सी सीबैक को हराया, ऐसा हमें सेंगोकू ने बताया था। ये अभी टोटली कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन जब तक गॉड वैली टोटली रिवील नहीं हुआ था, जब तक हमें इस चीज को मानना पड़ेगा। आज हम बात करने वाले हैं सेरा के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स की, वो 10 कैरेक्टर जिसने गॉड वैली को एक लिविंग हेल बना दिया था। फ्रॉम द फ्यूचर यानको टू लेजेंड्स, इट इज फ्रॉम हिस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो हम 10th प्लेस पे रखते हैं कैप्टन जॉन को, एक रॉक्स पायरेट जिसका नाम ग्रीडा लूट से जुड़ा हुआ है। वेल हमें कैप्टन जॉन के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, मैंने तभी से 10th प्लेस पे रखा है। लेकिन एज अ रॉक्स पायरेट हम बोल सकते हैं वो टोटली वीक तो नहीं था, और वो गॉड वैली इंसिडेंट में भी था, लेकिन वो बहुत ज्यादा ग्रीडी था और इसी वजह से ही वो अपने क्रूमेट्स के हाथों ही मारा जाता है। और अब हम लिस्ट के 9th प्लेस पे चलते हैं। तो 9th प्लेस पे है गुनको, जो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। इवन वो एक ईमो की वेसल भी है, बट करंटली इन गॉड वैली गुनको ईमो के पोजीशन में नहीं है। एंड इसी वजह से मैंने गुनको को 9th रैंक पे रखा है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो रॉजर गार पर रॉक्स जैसे लोगों को हरा सके। एंड रीसेंट चैप्टर्स में हमें ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि गॉड वैली में गुनको के पास कोई डबल फ्रूट हो भी सकता है, और अगर उसके पास डबल फ्रूट हुआ करंटली तो वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाती है गॉड वैली की। और अब हम चलते हैं लिस्ट के 8th प्लेस पे। तो हम 8th प्लेस पे रखते हैं शेफर्ड सॉमर्स को। सॉमर्स जैसे हमने चैप्टर 1161 में भी देखा था, लेकिन वो रेली के हाथों वन शॉट हो जाता है वहाँ पे। लेकिन हम ये चीज नहीं भूल सकते कि गॉड्स नाइट इमॉर्टल हैं, और उनकी रीजनरेटिव एबिलिटी भी बहुत ज्यादा फास्ट है। एंड इसका थॉर्न टाइप डेविल फ्रूट जो उसे बहुत सारे एडवांटेज देता है फाइट्स में। वो रेली कार प्रोजेक्ट जैसे लोगों को तो नहीं हरा पाएगा, लेकिन अगर उसकी फाइट थोड़े लोअर लेवल के लोगों से होती है जैसे कैप्टन जॉन, तो वो उन्हें इजीली हरा सकता है। और अगर लोकी के फ्लैशबैक से पहले आपको याद हो तो गुनको ने रोक, ओसाप, नामी, इवन जिम्बे तक को वन शॉट कर दिया था। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सॉमर्स कितना पावरफुल हो सकता है उनको से। एंड अब लिस्ट के 7th नंबर पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे रखूंगा फिगारलैंड गार्लिंग को, सुप्रीम कमांडर ऑफ द गॉड्स नाइट। हमें चैप्टर 1160 में पता चला है कि फिगारलैंड गार्लिंग शैम्स और शैमरॉक का फादर है। ये अकेली चीजों से वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में ले आती है, और वो गॉड्स नाइट का लीडर भी है। तो हमें ऐसी चीज से पता लग सकता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वैसे हमें गार्लिंग की कोई अच्छे से पावर रिवील नहीं हुई अभी तक, लेकिन वो शैम्स और शैमरॉक का फादर है, गॉड्स नाइट का लीडर है, और यही नहीं उसके पास अथॉरिटी भी है सेलेस्टियल ड्रैगन्स को सजा देने की। इन सारी चीजों से हम उसे जज कर सकते हैं, और मैंने इसे यही चीज सोच के 7th रैंक पे रखा। वेल आपका क्या ओपिनियन है इस चीज में कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलते हैं लिस्ट के 6th नंबर पे। तो हम लिस्ट के 6th प्लेस पे रखते हैं यंग काइडो को। वेल मेरा रीजन काइडो को 6th प्लेस पे रखने का इस वजह से क्योंकि उसके पास अभी करंटली डबल फ्रूट भी नहीं है, और काइडो को ये वाला वर्जन क्योंकि ये बहुत ज्यादा यंग है तो वो एक्सपीरियंस भी लैक करता है बहुत ज्यादा। और ऊपर से मुझे लगता है कि काइडो की हाकी इतनी एडवांस लेवल की भी नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना हो गार्लिंग, सॉमर्स, गुनको और कैप्टन जॉन से, तो मैं उसे ऊपर ही रखूंगा। हाँ गॉड्स नाइट इमॉर्टल है, लेकिन वो काइडो जितना ड्यूरेबल नहीं है। जैसा कि हमने वन पीस के पुराने आर्क्स में भी देखा है, काइडो ने एक स्काई आइलैंड से अपने आप को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन उसे तब भी कुछ नहीं होता, और उसे उसकी यही चीज उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो चलिए अब लिस्ट के 5th नंबर पे चलते हैं। तो 5th प्लेस पे मैं रखता हूँ शिकी द गोल्डन लायन को। इससे पहले कि आप कुछ बोलो कि तुमने काइडो को 5th प्लेस पे क्यों नहीं रखा, मैं आपको रीजन देता हूँ शिकी को 5th प्लेस पे रखने के लिए। फर्स्ट ही शिकी का प्राइम वर्जन है, और वो रॉजर का राइवल भी रह चुका है। एंड हमने गार्प के फ्लैशबैक में भी देख रखा है कि शिकी ने मरीन फोर्ट पर अटैक करा हुआ था एक बार, और उसे रोकने के लिए गार्प और सेंगोकू दोनों की जरूरत पड़ी थी। एंड अगर आपको ये चीज अभी भी कन्विंस नहीं कर पा रही, तो सेंगोकू एक ऐसा बनता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे भी गार्प के क्लोज ही माना जाता है। उसका डेविल फ्रूट जो उसे गोल्डन बुद्धा की फॉर्म देता है, जो हमने मरीन फोर्ट आर्क में भी देखा। एंड इसी वजह से मैंने शिकी को 5th प्लेस पे रखा है, क्योंकि वो यंग काइडो और सारे गॉड्स नाइट को इजीली डिफीट कर सकता है। और अब हम आते हैं 4th प्लेस पे। तो 4th प्लेस पे मैं रखता हूँ चार्लेट लेजेंड यंग बिग मॉम को। वेल अब आप बोलोगे तूने शिकी को 5th प्लेस पे क्यों रखा और बिग मॉम को 4th प्लेस पे क्यों रखा। वेल इसका रीजन ये है कि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम बिग मॉम की एबिलिटीज देख रखी हैं, उसका ब्रोकन डेविल फ्रूट, और जो उसके बाद बिग मॉम ने एल्बाफ में करा था वो तो कोई भूल भी नहीं सकता। वेल टू बी ऑनेस्ट मैं बिग मॉम और शिकी की एबिलिटी में ज्यादा सर्टेन नहीं, और मुझे नहीं पता अगर इन दोनों की फाइट हुई तो कौन जीत सकता है। वेल मैंने बिग मॉम को 4th प्लेस पे इस वजह से भी रखा क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैक्टिकल है शिकी की तरह, लेकिन उसे एक चीज शिकी से अलग बनाती है, वो है उसका डेविल फ्रूट। जैसा कि मैं पता है वो किसी भी चीज के अंदर अपनी सोल डाल सकती है और उसे अपना अलाय बना सकती है, जो बिग मॉम को एक फॉर्मेटेबल अपोनेंट बनाता है। और चलिए अब हम चलते हैं 3rd रैंक पे। तो मैं 3rd रैंक पे रखता हूँ सिल्वर रेली को, द डार्क किंग। वेल इस रैंक पे मैं गबान को भी रख सकता था, लेकिन इस टाइम तक गबान ने कुछ भी ऐसा अचीव नहीं करा, इस वजह से मैंने गबान को नहीं रखा यहाँ पे। तो अब हम करते हैं रेली के बाद। तो गॉड वैली में रेली ने शाकुयाको को बचाने के लिए कॉमर्स को वन शॉट कर दिया था, और रेली इस टाइम पे अपने प्राइम में ही है, तो इसका मतलब समझ सकते हो कि उसकी हाकी सारी एडवांस लेवल
की है जो उसे एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बनाती है, एंड उसका काम नेचर एंड उसके टेक्टिकल डिसीजन, ये सारी चीजें उसे एक हार्ड टू डिफीट ओपोनेंट बनाती हैं। तो अब हम चलते हैं लिस्ट के सेकंड रैंक पे। तो यहाँ पे मैं 3 लोगों को डालना चाहूंगा। ये तीनों कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन तीनों की पावर लेवल को एक इंडिविजुअल रैंक देना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, इस वजह से मैंने इन्हें सेकंड रैंक पे रखा। तो इस लिस्ट में हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है व्हाइट बियर्ड, देन सेकंड कैरेक्टर है मंकी डी कार्प एंड थर्ड है गोल्डी रॉजर। तो इन तीनों को मैंने इस वजह से रखा क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के राइवल्स हैं। हमने गार पर रॉजर के क्रैश भी बहुत देखे हैं और व्हाइट बियर्ड और रॉजर के भी, और मुझे इन लोगों की पावर लेवल काइंड ऑफ सेम ही लगता है। इवन द व्हाइट बियर्ड के पास एक डेविल फ्रूट भी है एंड गोल्डी रॉजर के पास एक स्वॉर्ड भी है, बट स्टिल आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। क्या इन तीनों को एक इंडिविजुअल रैंक देनी चाहिए थी या मैंने इन्हें सेकंड रैंक पे रखना सही समझा? वेल, एक है हीरो ऑफ मरीज जो गॉड वैली के बाद बनता है, और फिर है किंग ऑफ द पायरेट्स एंड एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। जैसे मुझे इन तीनों की रैंकिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। वेल, जो भी हो, चलते हैं लिस्ट के फर्स्ट रैंक पे। तो मैं फर्स्ट रैंक पे रखने वाला हूँ रॉक्सी, सीबैक और ईमू को। वेल, मैं ये वाली वीडियो चैप्टर 1162 के स्पॉयलर्स के बाद बना रहा हूँ, जिससे मुझे पता चला है कि ईमू भी गॉड वैली में आती है और इन दोनों का क्लैश बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला होगा। और अगर ईमू गॉड वैली में नहीं आई होती तो मैं फर्स्ट रैंक पे रॉजर और सीबैक को रखने वाला था। वेल, अब जो भी हो, अब हम बात करते हैं रॉक्स और ईमू की। अब हम ईमू की बात करें तो वो वन पीस वर्ल्ड का रूलर है। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को रूल करता है और जो भी उसकी बात नहीं मानता वो उसे वाइप आउट कर देता है, जैसा कि हमने बहुत सारे आइलैंड्स के संग होते हुए देखा है और गॉड वैली के संग भी यही होने वाला है। एंड स्पेकुलेशन ये भी है कि ईमू बहुत सालों से जिंदा है, वो इमॉर्टल है एक तरीके से, लाइक मोर देन 800 ईयर्स। और हमें ये भी पता चला है कि गॉड्स नाइट भी इमॉर्टल है एंड गोरो से भी, एंड ये इमॉर्टलिटी भी ईमू ही प्रोवाइड करती है उन्हें। एंड हमने एल्बाफ के रिसेंट चैप्टर्स में भी देखा है कि उसके पास कोई डेमोनिक एबिलिटीज भी है। एबिलिटीज को यूज करके वो डोरियल ब्रोगी को भी कंट्रोल कर लेती है और वो अपना गुनको को वेसल बना लेती है। वैसे में चैप्टर 1162 के स्पॉयलर्स में ये भी पता चला है कि गुनको से पहले उसका वेसल सैटर्न था। हाँ, वही वेसल जैसे ईमू ने बाद में मार दिया था एल्बाफ आर्क से पहले। वेल, इस समय ये तो पता चल जाता है कि रॉक्स के लिए ईमू से फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है और मे बी रॉक्स की डेथ का रीजन भी ईमो ही हो। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने रॉक्स को फर्स्ट रैंक पे क्यों चूज करा। जैसा कि मैं पता है कि रेबरी में रॉक्स ने एक एडमिरल को हरा दिया था और वह एडमिरल इवेंचुअली मर भी जाता है। उसके बाद वो ईमू से वो उसके फ्लावर चैम्बर में मिलने भी जाता है और उसे वो थ्रेटन भी करता है वहाँ पे। और उसके बाद उसके हरर से भी मल्टीपल क्लैशेस होते हैं और उसका क्रू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रू माना जाता है वन पीस के वर्ल्ड में। उसके क्रू में 3 यॉन को भी थे पहले। व्हाइट बियर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड का टाइटल होल्ड करता था, और फिर बिग बॉम एंड देन काइडो किंग ऑफ द बीस्ट, जिसे व्हाइट बियर्ड के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट मैन माना जाता था। और अगर ये सारे लोग रॉक्स के अंडर काम करते थे तो आप समझ सकते हो कि रॉक्स कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और ऊपर से हमें ये भी पता चला है कि रॉक्स डेवी क्लैन का डिसेंडेंट है। हाँ, मुझे पता है रॉक्स ईमो के क्लोज नहीं है, लेकिन वो व्हाइट बियर्ड कार पर रॉजर से बहुत ऊपर है पावर लेवल। मैंने ये रैंकिंग थोड़ी रिसर्च करके और अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से भी दी थी। अगर आपको लगता है गलत बोला तो अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप मेरी रैंकिंग से अग्री करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।